सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के और कह लीजिए हफ्ते के शुरुआती एडिशन में आप सबका स्वागत है। आइडिया है कि मैं और वीरू आपके साथ कुछ स्टॉक्स इस शो में डिस्कस करें, पर ये सिर्फ अपन मिलके होमवर्क कर रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की। कहीं ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, सुन के लगे कि हाँ अट्रैक्टिव है, तो उसके लिए कंफर्मेशन के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज़ कंसल्ट करिएगा, अपने ब्रोकर से बातचीत करिएगा। आइडिया यहाँ पे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करना है, सिर्फ होमवर्क करना है। मूड अच्छा है, हम दोनों के बीच में आपको गिफ्ट निफ्टी चमकता हुआ नजर आ रहा होगा। 350 पौने 400 पॉइंट के गैप के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। तो शायद खुलते ही बढ़िया 23,000 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी पर शायद कामकाज हो रहा हो, दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी से। 2 दिन के क्यूज डाइजेस्ट करने, फ्राइडे को अच्छा तगड़ा सेशन था यूएस का, और उसके बाद इवन मंडे को पॉजिटिव रब ऑफ के साथ ही कामकाज हुआ। गणित करूं तो करीब 900 साढ़े 900 पॉइंट डाउ में तेजी है इन 2 ट्रेडिंग सेशंस में, और वजह थी ट्रम्प साहब का फिर कुछ और पार्शियल रोल बैक होता हुआ। अब कह रहे थे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे एडिशनल चाइना पे टैरिफ नहीं लगाएंगे, फॉर द टाइम बीइंग हम सेपरेटली ट्रीट करेंगे वगैरह वगैरह। जो भी है, मूड अच्छा है। ऐसे में वीरू से समझा जाए कैसे टीम बनाई और शुरुआती खिलाड़ी कौन से। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, टीम बनाना इसलिए थोड़ा आसान होता है क्योंकि थोड़ा डायरेक्शन को आपको सेंस था, और दूसरी बात यह है आशीष, जो दिक्कत निफ्टी बैंक के साथ है, 2 वाइल्ड गैप डाउन और 2 वाइल्ड गैप अप्स, वो एटलीस्ट स्टॉक फ्यूचर्स में नहीं है ना। वो चार्ट ज़्यादा स्मूथ है, तो बेटर है स्टॉक फ्यूचर्स को चेज किया जाए। मैं शुरुआत कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस से, जिसका उल्लेख कुछ देर पहले आपने अमित जी से बातचीत करते हुए बोल ही दिया था। स्ट्रॉन्गेस्ट एनबीएफसीज जो इस दौर में रही हैं, उनमें से सबसे टॉप पे रहा है, और शुक्रवार को इसका क्लोज जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और करीब 8,921 पे सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ विद बिट ऑफ शॉर्ट कवरिंग। हुआ क्या, दरअसल पिछले 4-5 दिन की वोलेटिलिटी में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जाके एक 50 डेमा का लो लगा के आया। बहुत ही क्लासिकल लो था, और ये लो लगा 30 दिसंबर के बाद, और उसके बाद क्या स्मार्ट पुल बैक आशीष। अच्छी बात थी कि शॉर्ट कवरिंग में पुट राइटर्स आए, कल पुट राइटिंग इसमें विजिबल थी। तो बजाज फाइनेंस पहला स्टॉक, याद रखिएगा इसका जो नेक्स्ट सप्लाई जोन बैठता है वो बैठता है करीब 9100 रुपये के आसपास वो। और दूसरा है बीएल और पूरे डिफेंस को आप खंगाल लीजिए चार्ट्स पे, चाहे वो एचएल हो चाहे वो बीएल हो। बाकी अगर आप देखें और स्टॉक्स जो कि कैश में परसिस्ट करते हैं, अच्छा मूव था। मुझे बीएल में एक चीज़ नज़र आई, दैट वाज रिस्क रिवॉर्ड रेशो। जहां ये प्लेस हुआ वो सारे एवरेजेस के ऊपर, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। और हुआ क्या, जिस प्रकार का गैप अप पिछले 3-4 दिन में इसको मिला है, बिटवीन 273 एंड 280 बहुत शॉर्ट कवरिंग इसमें हुई है आशीष। तो अब ये अगर 290 के ऊपर अपना थ्रेशोल्ड पॉइंट 290 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो 305 से 307 तक के स्विंग इस स्टॉक में खुल जाएंगे। पहले 2 बी, बजाज फाइनेंस और बीएल आशीष। ये सोच के दोनों बी साथ रखे थे या बोलते बोलते रियलाइज किया कि 2 बी वाले स्टॉक्स हैं? नहीं, चार्ट्स की सेटिंग ए से शुरू होती है ना, तो पहले बजाज फाइनेंस फिर बीएल एपीएल। अच्छा, पहला जो थोड़ा बहुत लो लेवल से रिकवरी का ट्रेड दिखाना शुरू कर चुका है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ओएनजीसी। अपस्ट्रीम कंपनी, सीधे पिटाई बहुत तगड़ी हुई थी ओएनजीसी की, क्योंकि क्रूड एकदम से $75 वाला गिरते 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 $60 के आसपास खड़ा हो गया था। तो ओएनजीसी क्या हुआ था, 1 साल का चार्ट उठाइएगा, ओएनजीसी में अच्छा खासा पेन दिखना शुरू हुआ था। अब क्रूड के लोअर लेवल से समीकरण फॉर द टाइम बीइंग सुधरते हुए ऑलमोस्ट 60 वाला क्रूड अब $65 के ऊपर कामकाज कर रहा है। ये देखिए क्रूड ठंडा पड़ना ओएनजीसी पे कितना भारी पड़ा था। मेरे ख्याल से इक्विटीज के लिहाज से फ्राइडे को अपन ने 63 ऑड लेवल्स पे ब्रेंट छोड़ा था, 65 प्लस पे आज सुबह का ब्रेंट का भाव है। तो यानी कि फ्राइडे को सब मूव, फ्राइडे को भी उस दिन वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स पे या डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ्स पे 90 दिन के पॉज पे रिएक्ट कर रहा था क्रूड और ओएनजीसी। उसके फर्दर लेग्स हैं ऐसा लग रहा है। तो ओएनजीसी आज भी इन ग्रीन लेके चलते हैं। है तो कंफर्ट वाला स्टॉक, गिरावट में डिविडेंड यील्ड और चमकती चली जाती है इसकी, और इन लेवल्स पे क्रूड सपोर्टिव है, तो ग्रीन पहला।
दूसरा ऐसे ही बहुत पिटाई झेल रहा है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का वैसे अपना सरदर्द है, बाकी ऑटो कंपनीज वर्सेस टाटा मोटर्स, क्योंकि जेएलआर के रेवेन्यू फ्लक्चुएशंस, प्रॉफिटेबिलिटी फ्लक्चुएशंस बहुत तगड़े होते हैं और टाटा मोटर्स इसीलिए वो सेक्युलर रन आमतौर पर दिखा नहीं पाता। चलता है ऊपरी स्तरों से, कभी अचानक ठंडा पड़ता है। ये 1000+ वाला स्टॉक था जो 600 ऑड लेवल्स के नीचे कामकाज कर रहा है। खैर रीसेंट दबाव तो खैर वो रेसिप्रोकल टैरिफ जो ट्रम्प साहब ने लगाई थी, उसका खामियाजा टाटा मोटर्स अच्छा खासा भुगतता हुआ, और चाइना का पेन का खामियाजा भुगतता हुआ, क्योंकि इसके लिए तो की मार्केट्स जेएलआर के चाइना है और दूसरा यूएस है, और यहीं सरदर्द सबसे ज्यादा हो रहा है। पर हाँ, ओवर दिस वीकेंड जब ट्रम्प साहब ने ये मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की रिलीफ देने की बात करी थी, साथ साथ ट्रम्प साहब ने यह भी कहा है कि हम कुछ कार कंपनीज की मदद करना चाहते हैं, हेल्प सम ऑफ दोस कार कंपनी। 25% टैरिफ वहां पे तो लगा ही हुआ है कार मैन्युफैक्चरर्स पे। जैसे ही ट्रम्प साहब ने ये बोला था तो ट्रेडिंग सेशन में यूएस के कोई जनरल मोटर्स का स्टॉक, कोई फोर्ड का स्टॉक, सब फटे थे। तो टाटा, अब देखते हैं ट्रम्प साहब कुछ इवेंचुअली करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात, वर्स्ट तो अपन ने भाव में देख ही लिया है। लेकिन इन सब डेवलपमेंट के बीच में इसको भी ग्लोबल समीकरण के हिसाब से ओएनजीसी क्रूड का प्ले ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट्स के बैकड्रॉप पे टाटा मोटर्स इन ग्रीन लेके जाते हैं आज के लिए। वीरू अपने भी 2 हो गए सर। अच्छा रिवर्सल कैंडिडेट आपके स्क्रीन पे। अब मैं चलता हूँ और दूसरे रिवर्सल कैंडिडेट्स पे। कैम्स लेके आइएगा। देखिए मैं रिवर्सल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब बाजार में स्ट्रेंथ है, गैप अप है, वो स्टॉक्स जहाँ पे शॉर्ट्स थे और जो कवर करने आएंगे और जो थ्रेशोल्ड पॉइंट्स पे थे, उसमें है कैलकुलेटेड रिस्क के साथ कैम्स। अब कैम्स देखिए हार्डली अभी 10-20 डे के ऊपर क्लोज हुआ था और थोड़ी बहुत बाइंग विजिबल थी, लेकिन अभी तक इसमें शॉर्ट ट्रैप नहीं हुआ है। और किसी भी सूरत हाल में अगर इसको एक 3750 के ऊपर की ओपनिंग मिल गई तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखता है 3930। अब 3930 पूछेंगे आप क्या है, वहीं पे इसका फॉलिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल है। और वैसे भी जब कैपिटल मार्केट्स में थोड़ी सी चीज़ें अच्छी होती हैं, सुधरती हैं, पुल बैक्स आते हैं, तो स्टॉक्स कैपिटल मार्केट सेगमेंट के रिएक्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने कैम्स को टेक्निकली और आई थिंक आज के इस पुल बैक के साथ पोजिशनली, और थर्ड फैक्टर था अ ट्रिगर फॉर शॉर्ट कवरिंग, 3 फैक्टर। और उसके बाद सीएससी। जब मैं पल्स बना रहा था मार्केट की, सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स में एक स्पेस और था और जिसमें शॉर्ट कवरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो था आपका पावर स्पेस। अब कैम्स को ये मैंने सीएससी को शामिल किया है। मैं इसको एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट मानता हूँ, और शॉर्ट कवरिंग तूल पकड़ेगी अगर ये 155 के ऊपर चला गया तो। ये देखिए सीएससी जो है वो मोमेंटम वाला स्टॉक है। जिस दिन मोमेंटम पकड़ गया, शॉर्ट कवरिंग आई, वाइल्ड स्विंग जनरेट करता है। तो आपको रीड करना है, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी और 155 के 200 डेमा के ऊपर इसका जो अगला सप्लाई जोन परसिस्ट करता है वो है 167.70 पर। तो नजर रखिएगा कैम्स और सीएससी। आशीष 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हाँ ये बात एक्सेप्ट करता हूं, अभी भी ओवरहैंग बना हुआ है। फार्मा को अलग से एक सेक्टर ट्रीट करेंगे, उस पर हम टैरिफ्स लगाएंगे, बहुत तगड़ी टैरिफ्स लगाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल काम है। यूएस बहुत डिपेंडेंट है मेडिसिन इंपोर्ट्स पे। हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ेंगी तो बहुत सर दर्द होगा। खैर जब आएंगी तब आएंगी, देखते हैं। 2 यूएस एफडीए अप्रूवल्स जिसके चलते 2 फार्मास्यूटिकल मेजर्स ग्रीन में। जाइडस लाइफ साइंसेस को अमेरिकी रेगुलेटर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से जैथरी यानी कि डेफ्लाजेकॉट टैबलेट्स के लिए फाइनल अप्रूवल मिला है, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को छोटे बच्चों में ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब मेरे ख्याल से मैंने लिखा नहीं है तो मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैंने वीकेंड पे जब स्टडी करी होगी तो इन्होंने शायद अपनी रिलीज में उसका मार्केट साइज नहीं मेंशन करा है, इसलिए मेरे सामने भी नहीं, लेकिन आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आई डाउट उन्होंने मार्केट साइज मेंशन किया, लेकिन एक अच्छा अप्रूवल आता हुआ। प्लस इन्होंने एक और अपडेट दिया था शायद वीकेंड पे, कुछ फ्रांस में सब्सिडरी का गठन वगैरह करना चाहते हैं उन मार्केट्स में पकड़ बढ़ाने के लिए। तो जाइडस लाइफ साइंसेज इन ग्रीन। एक और यूएस एफडीए से मंजूरी आई थी ऑरबिंदो फार्मा की राइवारोक्साबैन टैबलेट्स के लिए। दोनों नाम पढ़ लिए आज मैंने। ये जो दवा है जिसकी यूएस एफडीए से मंजूरी आई है, ऑरबिंदो फार्मा ने अपनी रिलीज में मेंशन कर रखा है।
$447 मिलियन के आसपास का इसका यूएस में एस्टिमेटेड मार्केट साइज है जिसकी मंजूरी आती हुई, और ये दवा पेशेंट्स में स्ट्रोक वगैरह रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। तो ठीक है, जायडस लाइफ साइंसेज और ऑरबिंदो फार्मा, अमेरिकी रेगुलेटर की दवाओं को मंजूरी, अच्छी खबर है। दोनों वीरू इन ग्रीन कर दिए। ओके, ऑरबिंदो फार्मा 1082 पे आपका ये इस वक्त ग्रीन कंस्ट्रक्टिव व्यू। मैं चलता हूँ अब दूसरे दो स्टॉक्स के लिए, दूसरी क्लास की तरफ। इंश्योरेंस स्पेस में आप HDFC लाइफ को रीड कीजिए, और मैं पिछले 4 दिन के स्टैट्स आपको अगर समझाऊं तो इसमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश बाय की कॉम्बिनेशन है। आप इसका शुक्रवार का ओ एडिशन देखिए, 4% बिल्डअप, 10 लाख शेयर ऐसे बाजार में कन्विक्शन के साथ बाय होके गए हैं लास्ट सेशन में, और ये क्लोज आया है सारे एवरेजेस के ऊपर। और इंश्योरेंस स्पेस में ये मात्र ऐसा स्टॉक है जो कि अपने आप को इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डिमा के ऊपर प्लेस रखे हुए हैं। और इंश्योरेंस स्टॉक्स में मैंने बीते 2 हफ्ते में अच्छी बैंक देखी भी है। अब देखिएगा, अगर ये 689.90 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये अपना जो रीसेंट हाई है करीब 703, 704 और इवन करीब 709, जो कि आपका नवंबर 3rd वीक का ब्रेकडाउन पॉइंट था, उसको रीगेन करने की कोशिश करेगा। और इस सेगमेंट का लास्ट स्टॉक है और वो है ITC। देखिए ITC FMCG में लास्ट वीक गजब की तेजी थी। वो इंडेक्स जिसने सबसे स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया वो था FMCG, लेकिन चुनिंदा काउंटर्स में थोड़ी अनवाइंडिंग भी थी, प्रॉफिट टेकिंग भी थी, लेकिन ITC में जोरदार बाइंग थी। अब ITC ने किया क्या, 1% OI बिल्डअप हुआ, 10 लाख शेयर जुड़े, प्लस इसने आप समझ लीजिएगा कि 11 फरवरी के बाद का जो पूरा ट्रेड जोन था उसको क्रॉस कर दिया विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, विद स्ट्रॉन्ग वाइडेशन, और जाके स्ट्राइक किया 421। अब इसका पोटेंशियल बन रहा है 430 का। 430 क्या है, 430 हमारा 10 फरवरी से पहले की पूरी रेंज का स्विंग लो है, और 430 है 200 डे एक्सपेंशन एवरेज। तो आशीष, यहाँ पे ITC और HDFC लाइफ मेरे सेगमेंट के दोनों आखिरी स्टॉक, दोनों हरे निशान। अगले दो, अच्छा एक तो टाटा पावर कंपनी। वैसे पावर स्टॉक्स को रखिएगा जनरेशन साइड वाले खास तौर पे रडार पे, और उसके चलते फिर पूरा फेरिफेरल यूनिवर्स रडार पे रखिएगा। ऐसी वीकेंड पे एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग अपडेट पढ़ रहा था कि शायद IT सेक्रेटरी ने कहा है कि हम पावर डिपार्टमेंट से, पावर सेक्रेटरी से बातचीत कर रहे हैं। वो बात हो रही थी कि डेटा सेंटर्स में जिस तरह के हम लोग अब कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के एस्टिमेट्स लेके चल रहे हैं, उस लिहाज से बहुत ज़रूरी है पावर मिनिस्ट्री को इन टैंडम रहने के लिए। मैसिव डिमांड आनी है पावर की, तो कैसे इंडिया अपने आप को तैयार करेगी उसके लिए। खैर वो अपनी जगह, आज लेने का लॉजिक ये तो खैर जेनरिक सी स्टोरी है। टाटा पावर क्योंकि इन्होंने दिग्गज NTPC के साथ एक PPA करा है, पावर परचेज एग्रीमेंट करा है, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है, तो टाटा पावर को उस PPA के बीच में इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। और वैसे भी पावर एज ए स्पेस के लिए एक अच्छा समय सामने खड़ा दिखता है। साइंट, वो मिड कैप कह लीजिए IT कंपनी, इन्होंने एक नॉर्वे की कंपनी के साथ करार करा है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी को डेवलप और एग्जीक्यूट करने का करार करा है। ये जो ग्रीनएच नाम की कंपनी है, ये नॉर्वेजियन कंपनी है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। उनके लिए ये वहां पे हाइड्रोजन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी खड़ी करेंगे, तो उसकी कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग, सारी प्लांट इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह साइंट मुहैया कर रही होगी। इंटरेस्टिंग, ग्रीन कर दिया। 6 पूरे हो गए हम दोनों के। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 स्टॉक्स पे करेंगे बातचीत। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका, और मैं शुरुआत करता हूँ अपने 4 खिलाड़ियों की। और मैं फिर कहूँगा वो बात जो मैंने मॉर्निंग कॉल में भी कही थी कि बैंक्स में अभी तक हमने वो मूव नहीं देखा था जो कि शायद रेट कट्स के बाद आना चाहिए था। मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक को, जिसने एक्यूट स्ट्रेंथ दिखाई थी लास्ट सेशन में, और अच्छे स्टॉक्स की गणना इसी से करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ड्रॉप जब होगा तो 10-20 का रिवर्सल लेगा। इसने 50 डिमा का रिवर्सल लिया। बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग जोन में हुई है। बैंक्स में, फ्रंट लाइन में, प्राइवेट स्पेस में मैं
कोटेक को कंसिडर कर रहा हूँ, और कोटेक की स्ट्रेंथ तब तक परसिस्ट करेगी जब ये 2080 के ऊपर स्टेबल है, और 2080 के ऊपर ये अपनी फ्लैग फॉर्मेशन के अंतर्गत एटलीस्ट 2200 के पोटेंशियल रखता है, याद रखिएगा। दैट्स कोटेक महिंद्रा बैंक। और कंसिडरिंग गोल्ड प्राइसेस, M6 की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है आशीष। मोर स्पेशली अगर आपको M6 के चार्ट्स को रीड करना है तो जाइए रीड करिए 10 दिसंबर 2024 से लेकर करंट प्राइस, एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल बहुत बेहतरीन तरीके से विद द शॉर्ट कवरिंग कॉम्बिनेशन बाइसेक्ट होने की तैयारी करते हुए अबाउ 5460 इसके अंदर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा M6 पर आशीष। ओके, अगले दो खबरों वाले हैं सारे, मूड ठीक भी है तो देखेंगे किस तरह का आउट परफॉर्मेंस आता है। फ्राइडे को एक चीज अच्छी थी कि ब्रॉडर मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस, स्मॉल कैप्स खासतौर पर बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे थे। खैर, सिम्फनी लिमिटेड वो कंपनी जो एयर कूलर्स बनाने के लिए जानी जाती है गुजरात की, इन्होंने अपडेट दिया। वो नहीं, गर्मी वाली थीम नहीं है, गर्मी वाली थीम तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन इन्होंने अपडेट दिया कि ये कुछ अपनी सब्सिडरीज को का डाइवेस्टमेंट या उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करेंगे, उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। दरअसल आइडिया ये है कि हिंदुस्तान का धंधा और कुछ स्पेसिफिक ग्लोबल ज्योग्राफीज का धंधा पे फोकस ज़्यादा करना है, ज़्यादा डिविएट नहीं करना है। तो उस कड़ी में अब ये कह रहे हैं डाइवेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन होगा क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज ऑस्ट्रेलिया और इम्को या जो भी इम्को को मेक्सिको की, इन दोनों इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज को डाइवर्स या मोनेटाइज करने की ये कंपनी कर रहा है तैयारी। अब देखते हैं किस तरह से, कब तक होता है, कितना कमा पाते हैं ओवर एंड अबव जो खर्च किया है उसके सामने। ये सब अपनी जगह इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। अगर मोनेटाइजेशन हो गया तो वैसे भी खबर अच्छी, और गर्मी का सीजन भी तगड़ा है, बहुत तगड़ी गर्मी है वीरू। वीकेंड पे जब छुट्टी होती है तब आप रियलाइज करते हो दिन कैसे कटता है। ऑफिस में तो आपको पता ही नहीं चलता है, घर वाले बोलते हैं बहुत गर्म है, अपन को पता ही नहीं है, हाँ नहीं ठीक है चलता है, पर वीकेंड रियलाइज होता है आपको अप्रैल में ऐसा लगता है लू चल रही है। पता नहीं कूलर कितना मदद करेगा उसमें, एसी के बिना कहाँ काम हो पाएगा, मुश्किल ही है। खैर, इरकॉन इंटरनेशनल दूसरा, जब मूड ब्रॉडर मार्केट्स का सुधर रहा है तो आपने देखा होगा फ्राइडे को भी वो सरकारी कंपनीज, सेंट्रल पीएससीज जो है मैन्युफैक्चरिंग स्पेस की, ये सब आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। इरकॉन को लेकर अपडेट, बहुत करेक्टेड स्टॉक है, इस साल का चार्ट रखिएगा इसका भी स्क्रीन पे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से इन्होंने ऑर्डर बैक करा है, ऑर्डर की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर, खबर भी अच्छी है। होपिंग मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे, इस तरह के स्टॉक शायद थोड़ा बहुत, ये देखिए बहुत धुला हुआ स्टॉक है, 350 वाला ऑलमोस्ट ईयर लोस के आसपास खड़ा हुआ है। ग्रीन रखा है इरकॉन को, तो सिंफनी और इरकॉन दोनों ग्रीन वीरू। जो लास्ट दो स्टॉक्स हैं उसमें मैंने पीएनबी हाउसिंग, अगेन एचएफसीज की कैटेगरी में मैंने पीएनबी हाउसिंग, देखिए ये ऑलरेडी मोमेंटम में है, और इसका जिस ब्रेकआउट का जिक्र मैं M6 के संदर्भ में कर रहा था कि मैं उसकी अपेक्षा कर रहा हूँ, पीएनबी हाउसिंग में वो ब्रेकआउट अप्रैल के सेकेंड वीक में आ गया था, I mean 10-11 अप्रैल के आसपास, उसके बाद ये चल चुका है। अब ये अपने मेरे ख्याल से जो अक्टूबर थर्ड वीक के स्विंग लोज हैं, दैट इज आई थिंक हाइज है, माफ कीजिएगा 1040, उसको रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। शॉर्ट होल्डर्स अब अपना एग्जिट ढूंढ रहे हैं क्योंकि शॉर्ट्स भी काफ़ी थे उसमें, एंड टुवर्ड्स द मिड ऑफ द सेशन आप इसमें सीरीज अच्छी शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं। अगर ये स्टेबल है, याद रखिएगा 950-45 के ऊपर, तो ये चांसेस क्रिएट करेगा 1052 के, जो कि इसका अक्टूबर थर्ड वीक का स्विंग हाई भी है। पीएनबी हाउसिंग बेहतरीन चांस है, बेहतरीन, जहाँ पे शॉर्ट ट्रैप होता है। और लास्ट है सोलार इंडस्ट्रीज, देखिए थोड़ा बिग टिकट साइज का स्टॉक है, बट इसमें हो क्या रहा है, ये जनाब अपना लगभग 11 महीने की चैनल को बाइसेक्ट करने की तैयारी कर रहा है, 11 महीने की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल, और वो 11,400 के ऊपर उसका ब्रेकआउट होगा, उसके बाद कोशिश करेगा ये अपनी 12,100 और एटलीस्ट 12,500 की ट्रैजेक्टरी को रीमैच करने का। बिग टिकट साइज स्टॉक है, थोड़ा पढ़ के रीड करिएगा तब रेट कीजिएगा। आशीष, मेरी टीम पूरी। पीएनबी हाउसिंग लिया आपने तो ऐसे याद आया, हालांकि उससे आपको लेना नहीं। पीएनबी स्कैम में जो मेहुल चौकसी साहब थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया वीरू, बेल्जियम में। हालांकि अभी हमारा एक्स्ट्राडिशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी वो बेल्जियम की जेल में रहेंगे, फिर इंडियन अथॉरिटीज एक्स्ट्राडिशन की कोशिश करेंगे, उनका हिंदुस्तान लाने की तैयारी होगी। खैर,
आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स अगला इन ग्रीन रखता हूं। गोदरेज प्रॉपर्टीज दरअसल नोएडा यूपी में एक प्रोजेक्ट खड़ा कर रही है। उस प्रोजेक्ट को खड़ा करने का ऑर्डर इनके पास चला गया। 396 करोड़ रुपीस का ये ऑर्डर। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम, मैं वीकेंड पे जैसी खबरें टटोल रहा था तो अपने यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब का एक अपडेट पढ़ रहा था। वो कह रहे हैं अब मुंबई सबअर्बन ट्रेन्स में भी कवच 5.0 का रोल आउट करेंगे। कवच 5.0 क्या है? हमारा एडवांस्ड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसका रोल आउट वैसे देश भर में हो रहा है और अब एग्रेसिवली ये सबअर्बन ट्रेन सिस्टम्स में भी होगा। कर्नेक्स बहुत चुनिंदा कंपनी जो कवच सप्लाई करने का काम करती हैं, इंस्टॉलेशन का काम करती हैं। उनमें से एक कर्नेक्स है। आप कोई सी भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन कर्नेक्स रेडार पे रख लीजिए। ग्रीन अदरवाइज रब ऑफ सबके लिए अच्छी खबर है। अब ये डिप्लॉयमेंट किसको होगा, ऑर्डर किसके पास जाएगा, एनीबॉडी इज गेस। ये सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इसीलिए ग्रीन कर दिया है। 10-10 पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के ऊपर जब लौट के आएंगे हम दोनों, तो ये 10-10 स्टॉक्स की जो टीम है उसका एक क्विक रैप है। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। आशीष और मैंने जो टीम्स आज अपनी उतारी हैं वो इस प्रकार है। मेरी टीम ये रही। मैंने NBFCs में से बजाज फाइनेंस को कंसिडर किया, जिसका सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही साथ PNB हाउसिंग। देन BL डिफेंस स्पेस से कंस्ट्रक्टिव लॉन्ग अप्रोच रखी है यहाँ पर। उसके बाद कैम्स, CSC, HDFC लाइफ स्ट्रॉन्ग मूव था, यहाँ पर अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। सोलार इंडस्ट्रीज और एक MCX, और बैंक में एक कोटक महिंद्रा बैंक। आशीष ओके, मेरी 10 की टीम भी आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। सब हरे हैं अलग अलग खबरों के चलते। ONGC, टाटा मोटर्स, जाइडस और बिंदो, टाटा पावर, सायंट, सिम्फनी, एयरकॉन, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, कर्नेक्स माइक्रो, सब अलग अलग न्यूज पेक के चलते इन ग्रीन रखते हैं।